नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हम हिंदी व्याकरण का आज जो टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम रहेगा अव्यय। क्या नाम रहेगा? अव्यय नाम रहेगा। और इस अव्यय को हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द भी इसे कहते हैं। कई बार जैसे आपके सिलेबस में अव्यय लिख देते हैं और कई बार अविकारी शब्द लिख देते हैं, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से ये शब्द विचार जो टॉपिक होता है, उसी में से निकल के आता है, क्योंकि जब हम रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों को पढ़ते हैं, शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक तो विकारी शब्द होते हैं और एक अविकारी शब्द होते हैं। जो विकारी शब्द तो उनको कहते हैं जिनमें विकारकों के कारण परिवर्तन हो जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। और जिनमें विकारकों के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों के अंतर्गत कौन से टॉपिक आते हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब किसके आ जाते हैं? विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। और जिनकी वजह से परिवर्तन होता है, उसे विकारक कहते हैं। जैसे लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, पुरुष, ये सब विकार उत्पन्न करने का काम करते हैं, अर्थात परिवर्तन करने का काम करते हैं। लेकिन ऐसे शब्द जिनमें इन विकारकों की वजह से कोई चेंज नहीं होता, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसे कहते हैं अविकारी शब्द। और अविकारी शब्दों का ही दूसरा नाम मिलता है अव्यय। अब यहाँ से प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं? कई किताबों में जैसे लिखा हुआ है कि अव्यय के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। और कई जगह पर लिखा होता है, एक और लिखा होता है 5 निपात। और एसआई के सिलेबस में तो मुख्य रूप से निपात दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमें निपात के बारे में पढ़ना होता है। तो आप बिल्कुल भी, आपने पहले क्या सीखा है तो वो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसके अनुसार अगर आप पढ़ेंगे तो एग्जाम में मुझे लगता है आप एक नंबर लेके आ सकते हैं। अव्यय से संबंधित या अविकारी शब्दों से संबंधित कोई प्रश्न आता है, बहुत सरल प्रश्न आता है, इतना कठिन प्रश्न नहीं आता, बहुत ही सरल प्रश्न आता है, आसानी से आप उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे कौन से टॉपिक के ऊपर? अविकारी। हम इसको वही पीपीटी फॉर्मेट में पढ़ा रहे हैं। देखिए, पहले लिखा हुआ टॉपिक का नाम अविकारी शब्द, इसको अव्यय भी कहते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा दी हुई। परिभाषा क्या है? ऐसे शब्द जिनमें विकार को, अर्थात लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, पुरुष के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी यानी कि अव्यय कहते हैं। अगर पूछा जाए कि अव्यय शब्द का अर्थ क्या होता है, कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो अव्यय शब्द का अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो वे न होना, यानी कि जिसका कभी वे नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। और इसमें अव्यय जो पद है विद्यार्थियों, पद में देखें, अ तो उपसर्ग है और वे शब्द में जुड़ा है। वे का मतलब होता है खर्च, यानी कि वे होना, और अ का मतलब नहीं, तो इससे भी स्पष्ट हो रहा है। और क्या लिखा? जैसे अव्यय के कुछ उदाहरण होता है। अभी जैसे आपसे पूछा जाए कि संज्ञा शब्द का उदाहरण क्या होता है, तो आप राम, श्याम, कमल, विमल ये बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन सर्वनाम का पूछे आपसे, तो सर्वनाम के उदाहरण कौन से होते हैं? तो यह, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, और इनके कार्य के रूप सब सर्वनाम होते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए विशेषण, जैसे अच्छा, बुरा, भला, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है? विशेषण है। क्योंकि विशेषण का काम क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताना होता है। क्रिया, किसी काम के करने का बोध होता है, उसको क्रिया कहते हैं। जैसे आना, जाना, खेलना, कूदना, पढ़ना, रोना, धोना, सब। इसी प्रकार जो अव्यय शब्द के जो उदाहरण है, कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे अब, जब, तब, इधर, उधर, यहाँ, वहां, जब, क्यों, आहा, वाह, ठीक, अरे, और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, इसलिए, अतः, अतएव, आज, कब, इधर, उधर, किंतु, परंतु, और, अतएव, चूंकि, ये सब क्या है? अव्यय पद है विद्या। वे शब्द होते हैं सारे। जैसे अगर हम बात करें कि इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, सामान्यतः हमने एक अव्यय लिया, और वो अव्यय कौन सा है? जैसे इसमें ले लिया आज। अभी बताया था आपको, आज एक अव्यय है, यानी कि अविकारी शब्द है। अब इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। आज लड़कों ने परीक्षा नहीं दी, आज लड़कियों ने परीक्षा नहीं दी, आज लड़की ने परीक्षा नहीं दी, आज लड़के ने परीक्षा दी, आज कुछ अध्यापक आए। चाहे एक वचन हो, चाहे लिंग कोई सा भी हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर। आज देखो, सभी वाक्यों में आज आज ही आ रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अर्थात इसलिए तो हम कहते हैं कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता इन विकारकों की वजह से। बात करें अविकारी शब्द के भेद या प्रकार कितने होते हैं, कुछ वैयाकरण 4 बताते हैं और कुछ 5 बताते हैं। 4 कौन कौन से बताते हैं? 4 बताने वाले ये 4 बताते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। और जो 5 बताने वाले हैं वो इस निपात को भी जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लेते हैं, निपात को भी जोड़ लेते हैं, ध्यान रखना। तो हमें पांचों ही पढ़ेंगे, एक एक के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे विद्यार्थियों हम क्रिया विशेषण। देखिए, एक तो होता है विशेषण। विशेषण का काम क्या है?
थोड़ा सा इसको अलग से मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए, ये थोड़ा सा आपको इस प्रकार से समझना है कि एक तो होता है विशेषण। क्या? विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं? यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, संज्ञा की विशेषता बताते हैं या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे तो हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेषण के द्वारा जिन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है तो हम विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं हम? विशेष्य कहते हैं। लेकिन अब पढ़ रहे हैं हम क्रिया विशेषण, जो कि अव्यय का एक भेद है। इसका नाम क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे बोलेंगे विद्यार्थियों? क्रिया विशेषण कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हो उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। अगर बात करें, एक आपने पढ़ा होगा प्रविशेषण। क्या पढ़ा है? प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। लेकिन अगर बात करें हम या क्रिया प्रविशेषण किसे कहते हैं, तो जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्रिया प्रविशेषण कहते हैं। उसका नाम क्या देते हैं हम? क्रिया प्रविशेषण कहते हैं। क्या? प्रविशेषण। ठीक है। तो क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है? हालांकि प्रविशेषण के संदर्भ में हमने आपको विशेष टॉपिक में पढ़ाया। प्रविशेषण को ही गुरु कामता प्रसाद ने अंतर विशेषण भी नाम दिया है। क्या नाम दिया है? अंतर विशेषण भी नाम दिया है। अब देख लेता हूँ, यहाँ थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ क्या लिखा? क्रिया विशेषण, जिसे हम एडवर्ब कहते हैं, ऐसे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हो उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। यानी कि वह शब्द जो क्रिया की विशेषता, समय, स्थान, रीति, परिमाण बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। दो प्रकार की परिभाषा लिखी हुई है, आपको जो भी सरल परिभाषा लगे उस परिभाषा को आप याद कर लेना। इसी प्रकार जो क्रिया प्रविशेषण, क्रिया के विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया प्रविशेषण कहते हैं। अभी हमने चर्चा की थी। जैसे विद्यार्थियों आपके सामने एक वाक्य दिया हुआ है, राम तेज दौड़ता है। तो यहाँ दौड़ता है तो क्रिया है, लेकिन तेज क्या है? यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताने का काम कर रहा है। तो तेज यहाँ पर हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। लेकिन अगर यहाँ पे सेकंड वाले वाक्य में बात करें हम, राम बहुत तेज दौड़ता है, तो दौड़ता है तो वाक्य की क्रिया है, तेज क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है। और यहाँ तेज की भी विशेषता कौन बता रहा है? बहुत बता रहा है। तो बहुत यहाँ पर क्रिया पर विशेषण का काम करेगा। किसका काम करेगा? क्रिया पर विशेषण का काम करेगा। तो इसी प्रकार आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकता है एग्जामिनर कि कोई वाक्य दे देगा और वाक्य में आपसे पूछा जाएगा इसमें क्रिया विशेषण बताइए, और या इसमें क्रिया पर विशेषण कौन सा है, या फिर क्रिया विशेषण के भी आगे उपभेद होते हैं, अलग अलग आधार पर होते हैं। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अगला शायद वही आने वाला, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। तो क्रिया विशेषण के जो उपभेद होते हैं वहां से भी कई बार सवाल बन जाते हैं। अर्थ के आधार पर अलग होते हैं, रूप के अलग आधार पर अलग होते हैं, प्रयोग के आधार पर अलग होते हैं। कोई भी सेंटेंस देके आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, अर्थ के आधार पर कौन सा है। और अगर ये इनका आधार नहीं देते हैं तो कई बार डायरेक्टली पर्सन बन जाते हैं। हाँ, आप सबको विद्यार्थियों को मैं एक बार सूचित कर देता हूँ, फिर भी आपके समझ में नहीं आ रहा है। जैसे अभी तो मैं पीपीटी के जरिए आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर वैसे डायरेक्ट बोर्ड पे लिख लिख के भी पढ़ाना हो तो आप मुझे बता देना, मैं वैसे भी आपको पढ़ा दूंगा। या फिर किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है मैं वैसे भी पढ़ा दूंगा। क्योंकि अभी तो क्या मेरा मेन उद्देश्य है कि एक बार आप तक ये कंटेंट पहुंच जाए। क्योंकि जब हाथ से लिखते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं लिख पाते, इतने ज़्यादा उदाहरण नहीं लिख पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सामान्य तो कोई परिभाषा आती है उसके बारे में एक उदाहरण आपको मिल जाते हैं, क्योंकि इतना फिर लंबी क्लास हो जाती है, बहुत ज़्यादा कोर्स होने में बहुत समय लग जाता है। तो आप अगर जो पीपीटी फॉर्मेट है, अगर इसमें आपको पसंद नहीं आ रही है क्लासें, तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप लिख के समझा दो, लिख के भी मैं आपको पढ़ा दूंगा विद्यार्थी, ठीक है ना। तो इसके जैसे क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे आज, प्रातः, प्रतिदिन, आगे, पीछे, इधर उधर, अधिक, कम, बिल्कुल, ध्यानपूर्वक, धीरे, चुपके, अवश्य, शायद, नहीं, किस लिए, क्यों, सहसा, ठीक, ही, केवल, अचानक, चुपचाप। अब ये जो ही है ना, ये निपात में भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे रमेश ही जयपुर जाएगा, विद्यार्थियों यहाँ पर ही निपात का काम कर रहा है, लेकिन निपात विकल्प में नहीं है। फिर ऐसी स्थिति में ये जो चार उपभेद है इसके अव्यय के, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, तो इनके अंतर्गत वो चले जाते हैं। ठीक है। आगे बात करें हम, अव्यय भाव के समस्त पदों का प्रयोग भी क्रिया विशेषण के
रूप में होता है। जैसे उसने आकंठ खाया, तो अव्यय भाव समास का उदाहरण कंठ तक, ठीक है। वह कुशलता पूर्वक रहता है, उसने श्रद्धा पूर्वक सत्कार किया, पूजा बिल्कुल थक गई है, के पास अच्छी तक के पर्याप्त है, वह परसों जाएगा, वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, वह कल अवश्य आएगा, आप कब आए, सुरेश धीरे धीरे चल रहा है। कि जिनको मैंने रेखांकित कर रखे हैं ये सब अव्यय के उदाहरण है साथियों, ठीक है ना। इस बात का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। अब बात करें हम क्रिया विशेषण के भेद की। कि मैंने बताया ना अभी आपको थोड़ी देर पहले कि क्रिया विशेषण के भी क्या होते हैं, भेद होते हैं, और इसके भेद हम अलग अलग आधार पर करते हैं। देखते हैं किस किस आधार पर इसके भेद किए जाते हैं। अब देखो, एक तो हम क्रिया विशेषण को पढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर। क्या आधार पढ़ते हैं? प्रयोग के आधार पर पढ़ते हैं। और एक पढ़ते हैं रूप के आधार पर। किसके आधार पर? रूप के आधार पर। और एक पढ़ेंगे हम अर्थ के आधार पर। क्रिया विशेषण के भेद की बात करें तो क्रिया विशेषण को हम तीन आधार पर इसका भेद किए जा सकते हैं, प्रकार बताए जा सकते हैं। सबसे पहले बात करें हम तो प्रयोग के आधार पर इसके भेद किए जाते हैं, और इसके आधार पर तीन होते हैं: साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। कितने होते हैं? तीन। साधारण, संयोजक और अनुबद्ध होते हैं, तीन होते हैं प्रयोग के आधार पर। क्रिया आपसे पूछा जाए क्रिया विशेषण प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, तो आपको तीन बताएं। और तीन कौन कौन से होते हैं? साधारण, संयोजक और अनुबद्ध होते हैं विद्यार्थियों। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि रूप के आधार पर कितने होते हैं, तो रूप के आधार पर भी तीन होते हैं: मूल, यौगिक और कारण। या फिर इसका एक और नाम मिलता है स्थानीय बोधक। कौन सा मिलता है? स्थानीय बोधक। बात करें अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो चार प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्थानवाचक, सॉरी ये पहले कालवाचक, फिर स्थानवाचक, फिर परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ये चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और कालवाचक क्रिया विशेषण, और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चार होते हैं। हालांकि फिर इनके भी उपभेद हो जाते हैं। जैसे कालवाचक में कौन कौन से आते हैं? समयवाचक, अवधिवाचक और बारंबारतावाचक। ये कालवाचक के उपभेद है। ये आगे पढ़ेंगे हम डिटेल से इसको। दूसरा जो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण है वो स्थानवाचक है। स्थानवाचक में भी और इसके उपभेद हो जाते हैं दो: स्थितिवाचक और दिशावाचक। एक तीसरा इसका उपभेद है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक के भी फिर उपभेद हो जाते हैं: अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्ति बोधक, तुलना बोधक और श्रेणी बोधक हो जाता है। एक होता है रीतिवाचक। कौन सा? रीतिवाचक होता है विद्यार्थियों। और रीतिवाचक में देखो कौन कौन से आ जाते हैं: प्रकार बोधक, निश्चय बोधक, अनिश्चय बोधक, स्वीकार बोधक, कारण बोधक, निषेध बोधक और अवधारणा बोधक। विद्यार्थी थोड़ा ब्लैक ब्लैक आ रहा है ना, लाइट वगैरह लाइट स्टार्ट कर देते, लाइट स्टार्ट। चलो भूल जाते हैं कई बार लाइट स्टार्ट। ठीक है, अब थोड़ा गोरा गोरा दिख रहा हो ना, वैसे तो मैं काला हूँ, ब्लैक ब्यूटी, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा ठीक लगता है इस। अभी देखते हैं प्रयोग के आधार पे कौन कौन से होते हैं। अभी हमने चर्चा की थी कि तीन प्रकार के होते हैं: साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबंध क्रिया विशेषण। अब इनको एक एक को देख लेते हैं कि साधारण क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। यानी कि जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण मिलते हैं, जैसे तुम कल कहाँ गए थे, तुम कहाँ रहते हो, आहा मैं क्या करूँ, बेटा जल्दी जाओ, सुरेश जल्दी आ जाओ, वह परसों जाएगा, वह कल कहाँ गया था, हाय अब मैं क्या करूं, हाय वह अब करे तो क्या करे। जिनको मैंने रेखांकित किया है ये साधारण क्रिया विशेषण है वाक्य में, ठीक है। दूसरा जो इसका है विद्यार्थियों, वो कौन सा है? संयोजक क्रिया विशेषण। कौन सा है? संयोजक क्रिया विशेषण। देखिए हम भी आपको चार्ट बताया था कि इस चार्ट में प्रयोग के आधार पर तीन: साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। तो हम इन्हीं को पढ़ रहे हैं। साधारण पहले प्रयोग के आधार पढ़ेंगे, रूप के आधार पढ़ेंगे, फिर काल इसके अर्थ के आधार पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार क्रिया विशेषण थोड़ा बड़ा है, बाकी दूसरे इतने बड़े नहीं है, इसमें ध्यान रखना, बाकी सब छोटे छोटे हैं। अब देखिए संयोजक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? कि वाक्य से संबंध रखने वाले क्रिया विशेषण शब्द संयोजक क्रिया विशेषण होते हैं। या फिर जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी अन्य कथन के संयोजक के लिए होता है उन्हें संयोजक क्रिया विशेषण हम कह सकते हैं। या जिनका संबंध किसी उपवाक्य के साथ रहता है उन्हें संयोजक क्रिया विशेषण कहा जा सकता है। जैसे जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, अब पछताए होत जब चिड़िया चुग गई खेत, जब गाड़ी ही छूट गई तो अब स्टेशन जाने से क्या फायदा,
जहाँ तुम बैठे हो वहाँ कभी मैं बैठा करता था, जहाँ अभी समुद्र है वहाँ किसी समय जंगल हुआ करता था। जब रोहितास ही नहीं है तो मैं जी के क्या करूँगी। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जिनको रेखांकित किया है ये सब क्रिया विशेषण है और संयोजक क्रिया विशेषण है। प्रयोग के आधार पर देखें तो संयोजक क्रिया विशेषण, सामान्यतः आपसे पूछा जाए ये सब क्या है तो आपको क्या बताना, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण ना मिले तो ये अव्यय, सबसे पहले तो अव्यय, अव्यय ना मिले तो अविकारी शब्द, क्योंकि अव्यय और अविकारी शब्द एक ही। फिर आपसे पूछा जाए कि बताओ ये क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, निपात, तो आपको क्या बताना है, क्रिया विशेषण। अगर इसमें पूछा जाए कि प्रयोग के आधार पर कौन सा क्रिया विशेषण है तो आपको बताना संयोजक क्रिया विशेषण बताना इन सभी उदाहरणों में। इसके अलावा एक होता है अनुबद्ध क्रिया विशेषण, तीसरा, जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग अवधारणा निश्चय के लिए किया जाता है, किसी शब्द के साथ होता है तो उसे अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहते हैं। जिनका प्रयोग अवधारणा के लिए किसी शब्द भेद के साथ हो सकता हो और इनकी कुछ पहचान होती है, जैसे तक, भी, तो, भर, ये सब अनुबद्ध की क्रिया विशेषण की पहचान होती है। यह तो बड़ी विचित्र बात है, आपके आने भर की देरी है, अब मैं भी तुम्हारी सखी का वृतांत पूछता हूँ, मैंने उन्हें देखा तक नहीं, मैंने उसे देखा तक नहीं। तो जिनको भी मैंने रेखांकित किया है सभी उदाहरणों में, वो सब क्या है, अनुबद्ध क्रिया विशेषण के उदाहरण है। दूसरा, जब क्रिया विशेषण का जो आधार है के भेद करने के, इसके प्रकार बताने के, तो वो आधार कौन सा, रूप। रूप के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं, मूल क्रिया विशेषण, योगी क्रिया विशेषण, कारण बोधक क्रिया विशेषण या स्थानीय क्रिया विशेषण, दोनों ही नाम आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी साथियों कि मूल क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए तो मूल क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो देखिए, जो क्रिया विशेषण किसी अन्य शब्दों से मिलकर नहीं बनते उन्हें मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसकी पहचान क्या है, जैसे अचानक, ठीक, पुनः, ये सब इसकी पहचान होती है ना। फिर, दूर, नहीं, ये सब होता है। वह ठीक कर रहा है, रमेश दूर रहता है, वह फिर लौट गया, वह अचानक कहाँ चला गया, मैं ठीक हूँ, मुझे बहुत दूर जाना है। ठीक है, इस प्रकार के उदाहरण आपको देखने को। योगिक क्रिया विशेषण की अगर हम बात करें कि योगिक क्रिया विशेषण में कौन से आते हैं, तो योगिक क्रिया विशेषण की डेफिनेशन की बात करें, जो क्रिया विशेषण किसी अन्य शब्द के योग से बनते हैं उन्हें योगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण मैंने दे रखे हैं, जैसे प्रतिदिन, तो प्रति और दिन, इन दोनों से मिलकर यह अव्यय बना है। बाहर भीतर, जहां तहां, दो दो आ रहे हैं ना इसमें, इधर उधर, यथा क्रम, अरेक, घर घर, बीचों बीच, प्रेम पूर्वक, कभी न कभी, मन से, कुछ न कुछ, जहां तहां, कभी न कभी, धड़ाधड़, सटासट, आते आते, आसपास, आमने सामने, देते हुए, जाते हुए, धीरे धीरे, इस प्रकार से इसके उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं, है ना। बात करें तीसरा, कारण या स्थानीय बोधक क्रिया विशेषण की डेफिनेशन जानते हैं सबसे पहले। जो शब्द किसी विशेष कारण या उद्देश्य से बिना किसी रूपांतरण के, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं होता, विशेष पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें कारण या स्थानीय बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह खाक पड़ेगा, तुम मुझे क्या मारोगे, उसके लिए ये काम कौन कठिन है, जाओगे नहीं तो सिर चाटोगे, तुम क्या अपना सिर पड़ोगे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों सारे उदाहरण कारण या स्थानीय बोधक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। अब बात करें हम अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के आधार पर, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण, ये जो बचता है अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में, विद्यार्थियों यहाँ तक आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत धन्यवाद।